Now what we covered is world, oceans and everything. Then we covered cargo. Then we covered vessel market. और चौथा 6 डिसिप्लिन, जिसके अंदर से शिप मैनेजमेंट वाज द बेस वन। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में फुल डिटेल में किया। ठीक है भाई, याद है? चलो, अब आता है सवाल कि ये सब क्यों, मतलब व्हाई इवन डू एक्जिम। पर्सनली अब इसके दो पार्ट बनते हैं। पहला पार्ट इंडिविजुअल लेवल, तू और मैं क्यों अगर डिसाइड करते हैं। दूसरा पार्ट कंट्री लेवल, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो कंट्रीज के बीच में होता है, तभी कहलाता है। ठीक है, तो व्हाई डू वी इवन डू दिस। इंडिविजुअल के क्या रीजन हो सकते हैं, बोलो। बोलना भाई। और बेटर कंट्री में इंडिविजुअल में तो कोई इतना ठीक है, ये कुछ रीजन हो सकते हैं बेसिक किसी भी इंडिविजुअल के करने के लिए। या तो खुद के लिए कुछ मंगा रहे हो, या फिर आप प्रॉफिट कर रहे हो, AKA ट्रेड। कंट्री के क्या रीजन हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेड बोलो। ट्रेड कंट्री में नहीं आएगा। नहीं, ट्रेड कंट्री थोड़ी करती है, ट्रेड तो अंदर इंडिविजुअल करती है या गवर्नमेंट करती है। ठीक है, जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट अबू धाबी, ये क्या है, दुबई से, सॉरी सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदती है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट खरीद रही है। ठीक है, पैसा इंडिया का, इंडिया को उससे क्या मिलता है। वाई इंडिया वांट्स ऑयल, क्योंकि इंडिया के पब्लिक को ऑयल चाहिए। तो सबसे पहला क्या हो गया, डिमांड एंड सप्लाई। अगर इंडिया के पास ज्यादा है तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है उन कंट्रीज को जहां पर कम है, और इंडिया के पास अगर कम है तो इंडिया मंगाता है। अब इंडिया में इंडिविजुअल मंगा है, गवर्नमेंट मंगा है, वो अलग पार्ट है, पर कंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूं। पूरी कंट्री में शॉर्टेज होगी तो किसी को तो मंगाना है ना। ठीक है, सेकंड, फॉरेन एक्सचेंज। अगर कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करती है तो उसके पास क्या नहीं होगा, USD नहीं होगा। फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा तो उसकी ग्लोबल स्टैंडिंग डाउन हो जाती है। ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर सिविल वॉर होता है, या कंट्री के अंदर कुछ भी डाउनफॉल अपफॉल जो भी बोलो, राइज होता है या डाउन होता है, तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, उसकी लोकल करेंसी पे। ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट इंटरनेशनल करेंसी पे तो पड़ता नहीं है। यानी आज इंडिया में अगर स्लो डाउन आ जाए तो उससे डॉलर थोड़ी टूट जाएगा, डॉलर शायद और स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो हर कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो बोला जाता है कि हाँ भाई हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है, यानी कि हमारी करेंसी, मान लीजिए 2 लाख करोड़ रुपया अगर एक बैंक के पास, RBI के पास पड़ा है, 2 लाख करोड़ रुपया INR में पड़ा है, और कल किसी कारण से INR एकदम गिर जाता है, तो वो 2 लाख करोड़ सीधा 1 लाख करोड़ हो जाता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक की कैपेसिटी 50% हो गई। लेकिन रिजर्व बैंक ने यही पैसा अगर डॉलर में रखा हुआ है तो वो उतना तो तब भी रहने के चांसेस है। ठीक है, फॉर
स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करेंसी में होगी ना, वीक करेंसी में तो होगी नहीं। ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है? स्ट्रेटेजिक नीड्स। मतलब हमें किसी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे बनाने हैं, पॉलिटिकल रीजन, जियो पॉलिटिकल रीजन, ठीक है, हमारे फ्यूचर को लेके रीजन। ठीक है, जैसे हमने अभी जापान को कहा कि भाई यार हमें एक बुलेट दे दो, तो जापान सामने बोलेगा ना कि अपनी कार इंडस्ट्री में हमें रास्ता दो। अब हम बुलेट तो चलो हम आपको दे देंगे, उसका पैसा दे दोगे, वो तो दुनिया में सभी दे रहे हैं मुझे। पर अगर जापान के साथ हमें लॉन्ग टर्म रिश्ते रखने हैं, अच्छा अपने पड़ोसी के साथ व्यवहार कैसे बनाते हैं, तो अपने को पड़ोसी स्टार्टिंग में पता भी नहीं है कैसा है, पसंद ना पसंद, अपन कुछ खाने का भेज देंगे, आगे बढ़ के हाय हेलो कर लेंगे। तो ये क्या है? हमारी स्ट्रेटेजिक नीड्स है कि भाई पड़ोसी से अपने को बना के रखने की, पड़ोसी से अपने को कंप्लेन्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक नीड्स की वजह से भी बहुत जने एग्जिम करते हैं। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? इंडिया और पाकिस्तान के, और अभी अभी लेटेस्ट तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में होने वाला ट्रेड। अभी ये काबुल के आने के बाद अपने ड्राई फ्रूट मार्केट में शॉर्टेज पड़ गई है। सो इंडिया अफगानिस्तान का जो ट्रेड हो रहा था, जितने भी XYZ अमाउंट का, वो कोई बेयर नेसेसिटी नहीं था, कोई डिमांड सप्लाई ऐसा नहीं था कि और कहीं से हमें खजूर नहीं मिलेंगे या XYZ आइटम नहीं मिलेगी। इट वॉज इम्पोर्टेंट कि हम अफगानिस्तान से ले ताकि अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते सुधरते रहे। जब हमने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग हमने बनाई, तो ये भी तो एक एग्जिम प्रोजेक्ट ही हुआ ना, आपने कंस्ट्रक्शन बाहर जाके किया। तो ये होती है स्ट्रेटेजिक नीड्स। ठीक है। चौथा, डोमिनेंस। अगर आज तुमने सुना होगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस बहुत बढ़ गया है वर्ल्ड में। ठीक है। और स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज में कैसे बढ़ा? अफ्रीका को पूल चाहिए, फ्लाईओवर चाहिए, मैं देता हूं ना, आओ। ठीक है। स्ट्रेटेजिक नीड तो उसके आजू बाजू की जगह हो गई, या किसी के साथ कुछ जैसे चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है कि अमेरिका इज अ कंज्यूमिंग, अमेरिका को ऐसे 10 फोन रोज चाहिए और चाइना ऐसे 10 फोन उसके लिए रोज बना देता है। ये हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मुझे चाहिए तू दे दे, तुझे चाहिए मैं दे दूं। ठीक है। तो वो दोनों तो लेवल पे हुई। लेकिन जब चाइना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को सपोर्ट करता है, उनको पैसा देता है, उनको फ्री में माल देता है, ठीक है, वैक्सीन उनको फ्री में, WHO के पहले उनको फ्री में वैक्सीन दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अपनी डोमिनेंस बना रहा है। ठीक है। तो मार्केट को मेंटेन, सबसे पहले अपनी डिमांड एंड सप्लाई के लिए, दूसरा अपनी कंट्री की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए फॉरेन रिजर्व चाहिए। ठीक है। तो फॉरेन रिजर्व आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बिना तो कौन USD देगा? आप INR लेके जाओगे और किसी को दोगे कि USD दे दे, तो वो INR का करेगा क्या? भाई जब तक उसको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा वो करेगा क्या उसका? ठीक है। सो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर लोकल में खर्च करते हैं INR में, हम सैलरी देते हैं INR में, हम फैक्ट्री लगाते हैं INR में, हम टैक्सेस देते हैं INR में, और मान लो ये सब करके ये आइटम बनी, ये आइटम हमने बेची USD में, तो ऐसे INR जाके USD में कन्वर्ट हो गया। ये USD वापस बैंक ने रख लिया, अपने को तो मिलता नहीं है, वापस अपने को INR आ गया। तो बैंक के पास USD पहुंचता गया। सो बैंक ने क्या किया? तुमसे INR लिया, सॉरी, बैंक ने तुमसे USD लिया, जो भी तुमने एक्सपोर्ट किया उसका जो भी रिटर्न आना था, और उस USD को अपने पास रखा, उसके बदले तुम्हें INR इशू कर दिया। ठीक है। तो ऐसे वो एक रिजर्व आ जाता है। स्ट्रेटेजिक नीड्स मैंने आपको बता दी कि जैसे अभी हमें श्रीलंका के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं या बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं, तो हम कोई ना कोई ट्रेड के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट चीज तो दुनिया में मनी है तो हनी है। ठीक है। बहुत पहले के जमाने में जब 3-4 thousand years पहले जब ये नहीं था गेम में, तब क्या चलता था? रिलीजन का एक्सपोर्ट होता था कि मिशनरीज हर जगह जाते थे, अपने चर्चेज अपने ये लगाते थे,
बुद्धिस्ट हर जगह जाते थे, वो लगाते थे। तब एक आइडियोलॉजी का, एक कंसेप्ट का, एक फिलोसॉफी का एक्सपर्ट होता था कि नहीं यार इंडियन लोगों की फिलोसॉफी बहुत अच्छी, ये अच्छे। कैसे पता करो कि इंडियन लोग अच्छे हैं? नहीं यार ये लोगों की फिलोसॉफी हमें पसंद आई तो हम इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे, यहाँ के गुरु हमें समझ आ रहे हैं। अब बात हो चुकी है पैसा। ठीक है, एक सेकेंड। चलो, अब आज ऑस्ट्रेलिया के पास कोल है, अफ्रीका के पास भी कोल है, दोनों को पैसा चाहिए और चाइना को कोल चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक नीड के हिसाब से ये लोग अपनी अपनी ट्रेड डील करेंगे चाइना के साथ। जिसकी ट्रेड डील बेटर, चाइना उससे लेगा, उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, सो यहां से पैदा होती है ट्रेड डील्स। बस ये खाली एक समझ के रख लेना कि ट्रेड डील्स के बर्थ के कारण ये चार में से ही होते हैं। ठीक है, बाद में, अभी ट्रेड डील अपना मुद्दा नहीं है आज का। कूल, गॉट इट। व्हाई डू वी डू एग्जाम? लिखा है कुछ पॉइंट्स? लिख ले, मैं एक दो मिनट लेता हूँ। ठीक है, चलो, लेट्स टॉक अबाउट शिप्स एज फर्स्ट ग्लोबल इंडस्ट्री। ठीक है, सो अ लिटिल बिट ब्रीफ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इट। सो शिपिंग हैज बीन अराउंड, लगभग लगभग मेजर शिपिंग कुछ 400-500 साल से। ठीक है, बाकी यस बोट्स दैट ट्रांसपोर्ट हो रहा था, बट पिछले 150 और सो ईयर्स में, 150-200 ईयर्स में मेन डेवलपमेंट हुआ है। इसको ड्राइव करने के लिए मेन डेवलपमेंट जिसने शिपिंग को बेसिक कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट का किंग बना दिया। ठीक है, इस जिसने इसको ट्रूली, अगर मैं कहूं तो, व्हाट मेड शिप्स ट्रूली ग्लोबल फॉर ट्रेड, एक्सप्लोरेशन में। एक्सप्लोरेशन तो पहले से चलता आ रहा था, 14वीं 14th और 15th 16th सेंचुरी से, जब लकड़े के शिप पे काम हो रहा था। बट व्हाट मेड इट ट्रूली ग्लोबल फॉर ट्रेड? सो इसमें दो मेजर इवेंट हुए। द फर्स्ट इवेंट, यूज ऑफ आयरन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
इसकी देखो, आप इसकी डेट्स क्या है, फर्स्ट कब यूज हुआ, ये आपको सर्च करना है, ठीक है, कि कहाँ पर लगा, कैसे लगा, ठीक है। यूज ऑफ आयरन, इसके पहले शिप्स बनते थे लकड़े पे, तो लकड़े के शिप को क्या प्रॉब्लम था, वुडन शिप्स हैड साइज प्रॉब्लम। वो स्ट्रक्चर वुडन शिप कैसी होती थी, ऐसी हॉलो, ठीक है। और मतलब मैं अगर कहूँ तो ये अगर लेंथ है शिप का, तो वो जो लेंथ है वो विड्थ के एक रेशो में होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लंबी लंबी करे जाओ और विड्थ इतनी रखे जाओ वुडन के लिए, क्योंकि वो उसको हॉलोनेस चाहिए। तो वो एक सीमा आ गई, आप क्या करोगे, मतलब कितनी बड़ी कढ़ाई बना लोगे, ठीक है। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम, यूज ऑफ आयरन। स्टार्टिंग में लोग इसको लेके ऑब्वियसली बहुत ही स्केप्टिकल थे कि लोहा तो डूबेगा ही डूबेगा, लोहा कैसे तैर लेगा, ठीक है। बट आयरन यूज हुआ और आयरन शिप्स आने लग गए मार्केट में। बट ये भी इतना बड़ा गेम नहीं था। सेकंड, स्टीम इंजन्स, यहां से मेन चालू होता है। सो दिस वाज द कंपोनेंट एंड दिस वाज द ड्राइविंग फोर्स। सो स्टीम इंजन्स के पहले क्या होता था, थोड़ा सा ये बता देता हूँ। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। सो आपका जो वेसल स्केलिंग होता था वो विंड, टाइड और ओशन करंट्स पे डिपेंड करता था, कि जब यहां से यहाँ की विंड चलेगी तब यहाँ से यहाँ के शिप्स जाएंगे, फिर वो यहाँ पर वेट करेंगे, फिर सीजन चेंज होगा, यहाँ से यहाँ की विंड्स आएगी, वो इधर आएंगे। जैसे अपने माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल करते हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, रशिया और वो साइड से जो यहाँ नल सरोवर जो हर साल आते हैं, तो जब इधर की विंड्स चालू होती है वो विंड्स को पकड़ के आते हैं, जब यहाँ से वहां की विंड्स चालू होगी तो वो ये विंड्स को पकड़ के चले जाएंगे, राइट। तो ये था इसके पहले का सिस्टम। तो वेसल के स्केड्यूल्स फिक्स नहीं होते थे, गारंटी नहीं होती थी कि शिप परफेक्ट पहुंचेगा, इस तारीख पहुंचेगा। बट स्टीम इंजिन्स ने क्या किया, उनको सेल्फ प्रोपेलिंग बना दिया। अब पहली बार ऐसा था कि वो बड़े बड़े पर्दे जो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन टाइप की मूवीज में देखे होंगे या पुराने शिप्स में देखे होंगे, जिनको सेल्स बोलते हैं, वो खोल दो, हवा आएगी, शिप को लेके जाएगी। तो पहले अब वो हवा रुक गई, शिप वापस स्लो हो गया, तो शिप की ना स्पीड की कंसिस्टेंसी रहती थी, ना डायरेक्शन की रहती थी। डायरेक्शन का थोड़ा बहुत सेल के हिसाब से हो जाता था कि हवा ऐसे कर ले, लेकिन मेजर हवा तो चलनी चाहिए। अब अगर हवा अगर रिवर्स है तो शिप जा ही नहीं सकता, वो कितना डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। सो सेल्फ प्रोपेलिंग जब इनके पास फीचर आ गया, तो पहली बार ये लोग फ्री हो गए क्लाइमेट से, कि क्लाइमेट के हिसाब से ही जाना है, क्लाइमेट के हिसाब से ही आना है। यस, स्टॉर्म्स, आइसबर्ग्स, कुछ एक्सट्रीम क्लाइमेट्स वर स्टिल एन इशू, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, बट जनरल क्लाइमेट्स इशू नहीं रहे। और इसके बाद पहली बार गारंटीड सेलिंग स्केड्यूल बनने लग गए। आ जाएगा, इतनी तारीख को पहुंच जाएगा, भले हवा ना चले वो खुद प्रोपेल कर लेगा, भले रिवर्स। अच्छा अब सिंपल समझो, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है एंड रिवर्स हवा चल रही है, ठीक है। मतलब आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है इस वाली विंड में, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। आपको इस वाली विंड में पॉइंट बी टू ए टू बी जाना है, तो मान लीजिए कि आपको 10 दिन लगेंगे। और इस वाली विंड में आपको ए टू बी जाना है, तो मान लीजिए 7 दिन लगेंगे। ये फिक्स हो गया था। तो अब क्लाइमेट किधर भी चले, अपना वेसल सीलिंग शेड्यूल स्टार्ट हो गया था। यहां से द रियल कॉमर्शियलाइजेशन। इसके पहले क्या था, शिप गया, उसने माल भरा, कितना लेके पहुंचा नहीं पहुंचा, रास्ते में क्या हुआ, देयर वाज नो गारंटी। तो इट वाज समथिंग लाइक आवर प्रेशियस स्टोन्स, हीरा मिला नहीं मिला, सोना मिला नहीं मिला। देयर वाज अ टाइम जब काली मिर्ची, दालचीनी, जो अपने मसाले हैं,
ये यूरोप के सुपर डेलिकेसी, सुपर रिच आइटम हुआ करती थी। मतलब टॉप रईसों के खाने में ऐसे थाली, काली मिर्ची की थाली होती थी। लो काली मिर्ची लो जरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया से आना है, 10 शिप निकले, कितने पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, पेरिशेबल गुड है, क्या इसका हाल रहेगा, नो क्लू। ठीक है, सो दिस वॉज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द शिप। नाउ व्हाट ड्राइव्स, तूने दोनों पॉइंट लिखे, क्या थे दो मेजर चेंजेस शिपिंग इंडस्ट्री में जिसने उसको ट्रूली ग्लोबल बनाने में हेल्प किया? यूज ऑफ आयरन इन शिप बिल्डिंग, और दूसरा स्टीम इंजन। व्हाट ड्राइव्स द सप्लाई ऑफ शिप? वैसे हम देखते हैं कि भाई अमेरिका में कल्चर है एसयूवीज का, इंडिया में कल्चर आ गया छोटी एसयूवी का, और छोटी कारें लेकिन फुली हुई कारें, अपने यहाँ पे सिडैन व लंबी वाली कारों का कल्चर खत्म होता जा रहा है। मेजोरिटी कारें अपनी फुली हुई आ रही है, बल्कि आ रही है। अपने यहाँ पर बाइक्स क्यों 100 सीसी से 150 200 के बीच में ही 90% व्हीकल्स है। क्या क्या ड्राइव, तो कुछ तो ड्राइव करता है ना इस चीज को, कि पूरा मार्केट ऐसे ही क्यों बिहेव करता है। तो शिप्स को क्या चीजें ड्राइव करती है? शिप की सप्लाई को। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सप्लाई, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ शिप्स इन द मार्केट, नॉट कौन से पोर्ट पे क्या है, कौन से पे नहीं है, दैट इज नॉट द गेम। ठीक है, मेजर पोर्ट्स पे ओवरऑल शिपिंग इंडस्ट्री की डिमांड क्या रह गई है अभी? जैसे आज की डेट में कहो तो जो भी नया टीईयू बनता है, वेसल कैरिंग, जो कंटेनर वाला टीईयू वेसल बनता है, वो 8 से 12 हजार एक नॉर्मल रेंज हो गई है। ये भाई कोई भी वेसल आएगा तो 8 हजार कंटेनर तो कैपेसिटी वाला होगा ही होगा। कैसे आता है ये डिराइव होता है सबसे पहले साइज ऑफ शिप्स। भाई शिप्स वाले तो चाहते ही है ना पानी। देखो हाईवे पे या अपने रोड पे देखा है कि खड्डे पड़ जाते हैं, जहां पर ट्रकें ज्यादा चलती है वहां से रोड थोड़ी दब जाती है। ठीक है, यू नीड अ मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग। पानी को कोई समस्या नहीं है उठाने में। ठीक है, तो शिप्स तो चाहती है कि वो तो और बड़ी पे बड़ी, जायंट पे जायंट होती चली जाए, एक ही बार में पूरी दुनिया का माल ले ले। सो साइज ऑफ शिप्स। सेकंड क्या हो सकता है? नंबर ऑफ शिप्स। ठीक है, अवेलेबल। ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है? टाइप ऑफ शिप्स। टाइप ऑफ शिप से मेरे कहने का मतलब ये है कि लेट्स से दिस इज द होल मार्केट, इट इज 100%। ठीक है, अब इसके अंदर इतने सारे छोटे 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 5 2%, 1%, 8%, इतने अलग अलग टाइप के अगर शिप्स होंगे तो हैंडलिंग, यूनिवर्सलाइजेशन, कि भाई सब जने एक जैसा, अपने को इतना जेट्टी बनाना है कि इतना जेट्टी बनाना है। अब एक इतना बड़ा शिप है, ठीक है, उसके लिए आपको बड़ी जेट्टी बनानी पड़ रही है, पर वो साल में एक बार आ रहा है, बाकी तो आपके इतने इतने से आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों का जो प्रॉब्लम है। तो टाइप ऑफ शिप्स क्या है? फिर फोर्थ क्या हो सकता है, गेस करो। ठीक है,
इस वाले को भी साइड रख दे, ये एडिशनल राइडर है। अब मान ले कि ए से बी जाना है, 20 डेज वन वे लगता है, ठीक है। और पोर्ट ड्यूरेशन यानी लोडिंग अनलोडिंग कस्टम इंस्पेक्शन वट एवर इट इज, पोर्ट पे जो भी एक शिप को टाइम लगता है वो लग रहा है मान लो आप 5 डेज। तो वन शिप साल में इस हिसाब से कितनी जर्नी कर पाएगा, लगभग महीने की एक, यानी कि साल की 6 राउंड ट्रिप। समझ पा रहा है कि मिस हो रहा है? मीत समझ रहा है? 6 राउंड ट्रिप। अब अगर ये 6 राउंड ट्रिप मारता है तो ये यानी कि यहां से और यहां से कार्गो का 12 बारी ले जा सकता है, एक बार यहां से एक बार यहां से। जनवरी ऐसे गया, फरवरी ऐसे आया, मार्च ऐसे गया, अप्रैल ऐसे आया, ठीक है। इस बीच में दूसरे को कार्गो चाहिए तो क्या होगा, शिप, न्यू शिप ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो स्पीड और टाइम स्पेंड इन पोर्ट्स। अब ये मान लीजिए कि ये आपका था नॉन स्टीम इंजिन का 20 डेज, अब स्टीम इंजन आ गए, ये बन गया 5 डेज। तो अब एक वेसल 5 दिन और 5 दिन पोर्ट में अभी भी खड़ा है, तो 10 दिन, 365 डेज है। यानी सेफली मान लो 36 ट्रिप्स कर सकता है ये, राउंड ट्रिप्स, सॉरी 36 क्या हाफ, 18 राउंड ट्रिप्स, ठीक है। 36 वन साइड जा सकता है, 5 दिन गया, 5 दिन पोर्ट, 10 दिन का वन साइड, फिर 10 दिन का वन साइड। तो ये जो बेचारे का 25 डेज का वन साइड हो रहा था, ये इसका सीधा 10 डेज का वन साइड हो गया। तो यानी कि इसकी 20 डेज की राउंड ट्रिप हो गई, तो ये 18 राउंड ट्रिप मार पा रहा है। समझ रहा है कि बाउंस हो रहा है? अब इसमें एक और पैरामीटर ऐड कर देते हैं, टनेज। ये शिप है 20,000 टन के, ठीक है। तो जो अपना इसको मैं कर देता हूँ फर्स्ट शिप जो है, जो अपना जिसका राउंड ट्रिप का ड्यूरेशन हो रहा है 50 डेज, 25 विथ पोर्ट लोड पोर्ट इंक्लूडिंग, ठीक है। और 50 दिन में ये ले जा पा रहा है 20K टनेज, ठीक है। और ईयरली भाई की ट्रिप हो रही है 6 YT ईयरली ट्रिप, ठीक है। सेकंड अपना आ गया स्टीम इंजन, इसका राउंड ट्रिप हो रहा है 20 डेज में, ठीक है। ये भी ले जा रहा है 20K टन, और इसकी ईयरली ट्रिप हो रही है 18, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ओवरऑल माल कैसे ज्यादा कितना फर्क पड़ा माल में, 20,000 इंटू 6। तो जो फर्स्ट है अपना वो ले जा रहा है 1,20,000 टन पूरे साल में। सेकंड वाले को अपने कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 इंटू 18, 3,60,000 टन पूरे साल में। तो क्या हो गया, कैपेसिटी में रॉकेट बूम आ गया, एंड दस द कॉमर्शियलाइजेशन हैपेंड। अब इसके अंदर अपन तीसरा पैरामीटर ऐड करते हैं। तीसरा है कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन हो गया
इस वजह से पोर्ट ड्यूरेशन 1 डे का हो गया। कंटेनराइजेशन के पहले क्या होता था, कट्टे, ड्रम्स, बॉक्सेस ऐसे ही डाले जाते थे, एक एक उठा के ले जाओ, एक एक उठा के लाओ, एक एक उठा के ले जाओ, एक एक उठा के लाओ। यानी कि तूने आईसीडी अहमदाबाद वेयर हाउस में जितना माल देखा है वो सब एक एक उठा के शिप पे चढ़ाओ, एक एक उठा के उतारो। तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी का बहुत बड़ा इशू था। कंटेनराइजेशन ने ये सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन किया कि शिप्स का, इसको बोला जाता है टर्न अराउंड टाइम। यानी कि शिप पोर्ट में एंट्री कितनी देर में हुआ और यहां से रिटर्न कितनी देर में बाहर आ गया, ये जो टर्न अराउंड है, ये जो पूरा टर्न हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। अब अपन फर्स्ट वाले शिप को छोड़ देते हैं, नॉन स्टीम को, सेकंड वाला शिप ज्यादा एफिशिएंट है, तो इसी के अंदर अपन पोर्ट वाले दिन ऐड कर देते हैं, तो उसके 5 के 1 रह गया, यानी 4 डे कम हो गए। तो अब उसके 16 दिन की जर्नी हो गई। 16 दिन क्या, सॉरी, 5 और 1, 6 दिन की वन साइडेड जर्नी हो गई, और 12 दिन की उसकी राउंड ट्रिप हो गई। ठीक है, तो अपने पास 365 डेज है, डिवाइड बाय 12, अरे सॉरी, 365 डिवाइड बाय 12, तो अब वो कर पा रहा है लगभग लगभग 30 ट्रिप्स। और 30 इंटू एक बार में कितना वजन ले जा रहा है, 20,000 टन। भूल गया, शिप का कैपेसिटी लिखा ना यहाँ पे, टनेज। मीत, गुड मॉर्निंग भाई, खो गए कहीं? नहीं। ठीक है, अब यही सेकंड वाला शिप जो पहले कंटेनराइजेशन के बिना, तो सबसे पहले शिप 20,000 टन का शिप नॉन स्टीम इंजन के बिना पूरे साल में 1,20,000 टन ले जा पा रहा था। ठीक है, स्टीम इंजन आने के बाद वो 3,60,000 ले जा पाया, कंटेनराइजेशन आने के बाद वो 6 लाख टन ले जा पाया। सेम ड्यूरेशन, सेम पॉइंट ए पॉइंट बी। ये है ड्राइविंग फैक्टर कि कैसे साइज ऑफ शिप मैटर करता है। अब इसके अंदर दूसरा फैक्टर ऐड करो कि अब यही सब है, लेकिन साइज ऑफ शिप जो है वो हो चुका है आपका 40,000 टन। तो ये 6 लाख का 12 लाख टन हो जाएगा साल का, कुछ करे बिना। स्पीड हम वही रख रहे हैं, कंटेनराइजेशन वही रख रहे हैं। ठीक है, हमने क्रेन्स बढ़ा दिए पोर्ट पे, तो एक दिन में ही इसको अनलोड कर रहे हैं। तो वही वेसल ड्यूरेशन में, वही ट्रिप ड्यूरेशन में आपका ये बढ़ जाता है। तो साइज ऑफ शिप्स ऐसे काम आता है, स्पीड कैसे काम आती है समझिए, 20 डेज, 5 डेज। ठीक है, टाइम स्पेंट इन पोर्ट का क्या फर्क है डिमांड सप्लाई पे, समझिए कि अगर टाइम स्पेंट इन पोर्ट ज्यादा है तो वेसल ज्यादा लगेंगे, क्योंकि एक वेसल कम ट्रिप कर पाएगा, और टाइम स्पेंट इन पोर्ट कम है तो फिर आपका वेसल डबल बिजनेस कर पाएगा। अब आता है, इसी से ही तो डिसाइड होता है कि मार्केट में नंबर ऑफ शिप्स कितने हैं। ठीक है, सो व्हाट ड्राइव्स द सप्लाई ऑफ शिप, साइज ऑफ द शिप। मार्केट में ऐसे कितने अवेलेबल है। अब मार्केट में पॉइंट ए टू पॉइंट बी में साल का मान लेते 20 लाख टन का बिजनेस है, एक शिप ले जा पा रहा है मार्केट 6 लाख टन। ठीक है, साल का। तो अपने को कम से कम 3 शिप होंगे, तब तो 18 लाख टन होगा। यानी अपने को 4 शिप चाहिए, तब जाके अपन पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो ट्रेड की रिक्वायरमेंट है 20 लाख टन पर ईयर, वो 4 शिप होंगे तब फुलफिल हो पाएगा ना। अब 4 शिप कौन से साइज के, 20,000 टन के साइज के। लेकिन अगर 40,000 टन का एक आ गया तो दो 20,000, एक 20,000 टन वाला वेस्ट हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे मार्केट में डेवलपमेंट आता रहता है, इवोल्यूशन आता रहता है, कि जहां पर सबसे पहले कंटेनर वेसल्स 500 कंटेनर, 1000 कंटेनर, मतलब 5000 कंटेनर वाज अ वेरी बिग बेंचमार्क। ये 5000 कंटेनर बहुत हो गया, और आज आप 13,000 क्रॉस करके बैठ गए हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंट्रीज के बीच में ये टनेज का डिमांड बढ़ता जा रहा है ना। अगर एक मान लेते हैं, चलो ये लिख लिया, इसमें सारा समझ आ गया ये, कि कुछ इसमें से नोट करना है तो मैं स्क्रीन को होल्ड करता हूं। What drives the supply of the ship? Size of ship, number of ship, speed at which it travels in the ocean, और time spent in port. टाइम स्पेंट इन पोर्ट को दूसरी भाषा में कहा जाता है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, इसमें बड़ा रूल कैसे प्ले हुआ? आयरन शिप बड़े हो गए, अगर लकड़ा वाला 10,000 टन ले जा सकता था तो आयरन वाला 20,000 टन ले जाने लग गया। स्टीम इंजिन, वो और उन्होंने उनको एफिशिएंसी दी। वेसल सेलिंग शेड्यूल फिक्स कर लिया, क्योंकि अगर मान लीजिए कि सेम टाइम वुडन में भी लगता, पर वुडन को तो सेलिंग वेसल क्या बोलते हैं, सॉरी, क्लाइमेट के हिसाब से चलना है ना। तो अभी अगर 2 महीने हवा ही नहीं है तो उसकी 2 महीने की सेलिंग ही खत्म हो गई। पर स्टीम इंजिन को वो नहीं था, दे कैन कीप ऑन गोइंग कमिंग बैक एंड ऑल। ठीक है, फिर आया कंटेनराइजेशन, जिसने क्या किया? प्रोडक्ट हैंडलिंग के टाइम को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया। धड़ाधड़ धड़ाधड़ खाली करो। ठीक है, हो गया, ये हटा दो। चलो, एक और इन्वेंशन है जो असिस्टिंग में बहुत हेल्प किया। इट इज नॉट कॉल्ड कैसे बोलो, द माइलस्टोन इन्वेंशन, लेकिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इन्वेंशन। जब रेडियो फ्रीक्वेंसी पे फैक्स भेजने लगे ना लोग एक दूसरे को, तो पहली बार ऐसा हुआ कि शिप जब ट्रैवल कर रहा है तब वो पोर्ट से भी बात कर रहा है, वो दूसरी शिप से भी बात कर पा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? रियल टाइम अपडेट्स आने लग गए। और इसकी वजह से क्या हुआ? गेस करो। पोर्ट वाले को क्या पता शिप कब आ रहा है? तो पोर्ट पे एक जेट्टी है। ठीक है, जेट्टी समझते हो ना, जहाँ पे वैसल आके लगता है। ठीक है, एक जेट्टी है, जेट्टी पे ऑलरेडी स्टार नाम का वेसल खड़ा है। ठीक है, बड़े धीरे धीरे उसको लोड अनलोड कर रहे हैं, पोर्ट को भी नहीं पता है दूसरा कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। खड़ा रहे, जितने दिन खड़ा रहेगा मेरा तो पैसा आता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वेसल आ जाता है, दूसरा वेसल आ जाता है, मान लीजिए सन नाम का। तो इस वेसल को वेटिंग में बैठना पड़ता है। क्या बोलते हैं इसे? कंजेशन। ठीक है, इनिशियली प्रॉब्लम स्पेस का नहीं था, पोर्ट का नहीं था, प्रॉब्लम मैनेजमेंट का था। ठीक है, कि भाई हमारे पास मैनेज करने के लिए डेटा और सामान ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है शिप कब आ रहा है, तो मेरे को पता ही नहीं तू आ कब रहा है, तो मैं कैसे तैयारी करूं? तो कंजेशन होता था। इसके बाद क्या हुआ? रियल टाइम अपडेट आने लग गए, तो शिप्स का कंजेशन का वेटिंग पीरियड ड्रेस्टिकली रिड्यूस होने लग गया। ये कब की बात है? इतिहास, तेरे मेरे 3-4 पीढ़ी पहले। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम ये है, डिमांड एंड सप्लाई हैज outgrown the infrastructure। यानी जो पोर्ट्स की कैपेसिटी है, जो किसी हैंडलिंग की कैपेसिटी है, कंडला पोर्ट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे ज्यादा माल आने और जाने लग गया है। तो ऐसा नहीं है वो 24 घंटे रन कर रहा है, फुल मैनेज कर रहे हैं। बट अब मेरे घर में 10 ही जनों की कुर्सी है, तो मैं कितने ही बिठा सकता हूँ? 10 ही बिठा सकता हूँ ना। ये
टुडेज सिनेरियो है। और ये भी एक बिग रीजन है अभी फ्रेट के अप जाने का। ठीक है, चलो अब अपने एक सेकेंड। यस, ये कंसेप्ट को बहुत शांति से अच्छे से समझना। ये हर जगह, अब ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां पर ये लागू नहीं होता है। लगभग लगभग पूरी दुनिया भी इसी पे ही चल रही है। तूने ये नोटिस किया है कि मार्केट में आपके एसी जो आते हैं, वो एसी 1.5 टन के क्यों हाईएस्ट मिलते हैं? 1.5 टन के एसी में देखो 15 ऑप्शन मिल जाएंगे। 2 टन में जा, 3, 4, 2.5 प्लस पे चला जा, 1 टन पे जा, 3, 7 तक शायद मिल जाए तो बड़ी बात है ना। यही है, ठीक है। बाइक में जा, 100 से 150 सीसी में तेरे पास शायद 10 के ऊपर ऑप्शन होंगे, सारी कंपनीज की बाइक्स मिला दे। तो 150 से 200 में चले जा, तो मेरे ख्याल से 4 से 5 ऑप्शन भी नहीं बचे होंगे। और 200 प्लस चला जा तो मुश्किल से ही खाली केटीएम और बुलेट के अलावा कुछ याद भी नहीं आ रहा है, तो 2 ही ऑप्शन नजर आते हैं। ठीक है, 220 को वैसे गिनना है तो एक बार और गिन लो, तो 3 कर लो। मतलब कहने का मतलब, और तू 70 से, सॉरी क्या बोलते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, लेस देन 100 पे चला जाए तो एक ऑप्शन मे बी, और वो भी इतना नॉन वायबल। अब ये तो अपन ने मार्केट के ऑप्शंस देखे, प्राइसिंग में फर्क देख। 1 टन का एसी तेरे को पड़ेगा 30K के आसपास, 1.5 टन का पड़ेगा 33, 35K के आसपास, 2 टन का जाएगा सीधा 45K, और 2.5 टन के ऊपर वाला तो 70K। यही है लगभग लगभग। तो जिस हिसाब से मेरा टनेज बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो प्राइस नहीं बढ़ रही है। 100 से 150 सीसी तो मेरे ख्याल से भी 80,000 के आसपास की रेंज होगी। 150 से 200 चला जा तो 1.15 लाख के आसपास की रेंज हो जाती है। 200 प्लस चला जाता तो 2 लाख के आसपास की रेंज पहुंच जाती है। और 100 के तो नीचे जाता है तो भी 70,000 तक की रेंज पहुंचती है। तो जिस हिसाब से अगर मेरा सीसी चेंज हो रहा है तो प्राइसिंग मेरी उस हिसाब से तो नहीं चल रही है। क्यों? सुना है ये कभी? बेसिकली, अब थोड़ा सा होता है, कोई प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, कितना भी यूजफुल हो, नेचर के लिए फ्रेंडली हो, हर तरीके से बेनिफिशियल हो, फिर भी जब तक मार्केट को पोसाएगा नहीं वो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, जब तक, अभी आज ही सुबह सुबह न्यूज देख रहा था कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चालू हो गया है, पेट्रोल डीजल अपनी जगह पहुंच चुके हैं। मारुति सुजुकी कह रहा है कि भाई आई एम नॉट इन अ हरी टू एंटर द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। क्यों भाई? कस्टमर तो लेना चाह रहे, टाटा की सब उठा ही रहे, तो आप क्यों नहीं देना चाह रहे? क्योंकि इतना अभी तक मार्केट में डिमांड नहीं आया है ना कि प्रॉफिट निकले। चालू हुआ है,
स्टार्टिंग में कोई भी चीज होती है, आप कोई दुकान खोलते हो, कुछ भी करते हो, तो पहले दिन थोड़ी आपको इतने ग्राहक मिल जाते हैं कि आपका प्रॉफिट हो जाता है। पहले कुछ टाइम तक तो आप लॉस में चलाते हो। मारुति ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को जनरल होने दो, ठीक है। अभी शायद 100 में या 500 में 2 इलेक्ट्रिक है। ही इज वेटिंग कि जब 100 में 2, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 में 2 इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, तब मैं उतारूंगा। थोड़ा उसका मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ने दो। इसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। यानी कि देयर इज डिमांड ऑफ, लेट्स से लेट्स से, चलो, रोल्स रॉयस। डिमांड हम किसे कहते हैं? किसी को कुछ चाहिए, तो देयर इज अ डिमांड ऑफ रोल्स रॉयस। अब इसके लिए कैन रोल्स रॉय, मैं अब आरआर ही लिख देता हूँ, क्या मैं बात पूरा क्लियर करूंगा। कैन आरआर, अच्छा, देयर इज अ डिमांड ऑफ रोल्स रॉय इन अहमदाबाद, देयर इज अ डिमांड ऑफ 1 रोल्स रॉय। क्या इसके लिए आरआर अपना शोरूम खोल सकता है? नहीं। देयर इज अ डिमांड ऑफ 5 लैम्बोर्गिनी इन अहमदाबाद। क्या इसके लिए लैम्बोर्गिनी शोरूम खोल सकता है? नहीं। क्यों? इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं बैठता है। तो जब हम डिमांड और सप्लाई कहते हैं ना, तो जो हम डिमांड और सप्लाई हर जगह चलाता रहता हूं मैं, दिस इज वेरी बेसिक। द पॉइंट इज, कितनी डिमांड है, किस चीज की डिमांड है, और कहां से डिमांड है, ठीक है। इसको बोलते इकोनॉमी ऑफ स्केल। यानी कि अगर कोई चीज, मान लीजिए एक्स इज द डिमांड, वाई इज द प्रोडक्शन कॉस्ट, जेड इज द सेल रेट, ठीक है, और डब्ल्यू इज द सप्लाई कैपेसिटी। अब इसको सिंपली समझते हैं, एक जीन्स का एग्जांपल लेके। एक जीन्स की डिमांड है 1000 जीन्स पर डे, पर मंथ, जैसे भी गिनना है, 1000 जीन्स की डिमांड है। प्रोडक्शन कॉस्ट पर जीन्स आ रहा है 600 रुपए, ठीक है। सेल रेट है हमारा 700 रुपए। हमारी सप्लाई कैपेसिटी है 900 जीन्स की, ठीक है। केस ए। इस केस में तेरे हिसाब से जीन्स बनाने वाले को क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी तो डिमांड में तो 100 बाकी रह गया ना, सप्लाई तो हम 900 की कर पा रहे हैं। क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन कॉस्ट में 900 जीन्स तो बना इसको पा रहा है, 1000 जीन्स मार्केट को रोज चाहिए, अभी 100 जीन्स का शॉर्टफॉल आ रहा है। इसको करने के लिए क्या करेगा? मशीन एक्स्ट्रा लगवाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ाएगा। सप्लाई कैपेसिटी बढ़ाएगा। यहां से 2 ऑप्शन निकलते हैं। पहला, सप्लाई कैपेसिटी प्लस कर दो, पर इसका भी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। आपको एक मशीन लानी पड़ेगी, आपको एक जगह और बनानी पड़ेगी। आप तो अपनी जगह को तो पूरा वापर रहे हो 900, ठीक है। तो अगर पार्टी को लगता है कि आज 1000 है, फ्यूचर में ये 2000 हो जाएगी, तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आप, पर जीन्स आपका, पर जीन्स नहीं, मान लीजिए
5 लाख रुपए का आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 1,000 जीन्स बनाने पे, और एक जीन्स पे उसको मिल कितना रहा है, प्रॉफिट है 100 रुपए का, ये दोनों का गैप, प्रॉफिट 100 रुपए का है। 1,000 जीन्स आप रोज बेच रहे हो, तो आप रोज क्या कमा रहे हो, 10,000। आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का। चल रुक जाए, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। लेट्स से कैपिटल इन्वेस्टमेंट चलो, सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख, इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,000 जीन्स। चलिए यहाँ पे मैं जे लिख देता हूँ, तो अपने जीन्स की बात हो रही है, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट 600 रुपए, सेलिंग रेट 700 रुपए, करंट डिमांड ये क्या क्या था मैंने 5 लाख में, हाँ ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है, सॉरी यस। करंट डिमांड आप ले लो, चलो प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पर कर देते हैं 1,000, करंट डिमांड कर देते हैं 1,000, और प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,000, क्या मिस किया मैंने, 1,000 बना रहा हूँ, सेल रेट ओके ओके, खरीदारी में 1,000 बचा है, और करंट मार्केट डिमांड आपकी इतनी है 1,000, तो ये हो गया आपका मैच, ठीक है। 1,000 बना रहे हो और आपका प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपए पर जीन्स, ठीक है। 1,000 बना रहे हो आप, ये 1,000 की करंट डिमांड है, आपका पूरा का पूरा खप रहा है। अब ये सब सेम है, करंट डिमांड हो जाती है 1,200, यानी कि 200 यूनिट, लेकिन 200 यूनिट बनाने के लिए आपको वापस डालना पड़ेगा 5 लाख का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इससे नीचे की तो मशीन है नहीं हमारे पास। 5 लाख का आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट डालोगे, और आपको एक पे कितना मिलेगा, 100 रुपया। तो 200 यूनिट अगर आप रोज की बढ़ाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 2,000 रुपए। तो 5 लाख डिवाइड बाय 2,000, तो आपको 250 डेज में आपका ये पैसा रिटर्न आएगा। अब अगर उसको सेंस बनाएगा तो वो डालेगा, बोले हाँ डिमांड है, पर 5 लाख मैं नहीं करने वाला, इसके लिए थोड़ी और बढ़ने दो। तो इसने क्या किया, डिमांड को टेपर करने के लिए सेलिंग रेट 750 कर दी, तो डिमांड 1,200 से उतर के 1,150 आ गई। आपने प्राइस बढ़ा दी, तो डिमांड थोड़ी सी आपने रैशनलाइज कर दी। अब डिमांड बढ़ते बढ़ते 1,500 हो गई। अब मैं मशीन डालता हूं, यहां वो मशीन डाल रहा है, तो यहां पर उसके मशीन डालते ही क्या है, यहाँ 5 लाख की मशीन पे मैं 1,000 बना रहा था, तो जब 50% डिमांड में बूस्ट आ गया है, तो अब उसका क्या हुआ, रिस्क लो हो गया ना, क्योंकि 50% तो मार्केट को चाहिए, और मैंने 800 रेट भी कर दी, 800 की रेट कर दी, उसके बाद भी मार्केट में 1,500 की डिमांड खड़ी है। यानी कि अब मैं अगर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट एडिशनल करता हूं, तो मेरे को 500 का ऑर्डर तो फिक्स हो चुका है, तो मेरा रिस्क 500 का ही बचा। इस पॉइंट पे इन्वेस्टर, अपने लिए इन्वेस्टर मतलब एक अलग मीनिंग हो चुका है, पहले जो बिजनेस वाले होते थे वही इन्वेस्टर होते थे, इन्वेस्टर या बिजनेसमैन इस पॉइंट पे आके इन्वेस्ट करने की सोचेगा ना, कैपेसिटी बढ़ाने की सोचेगा। यहां पर तो 20% ही, ये जो पॉइंट था यहां पर तो 20% ही डिमांड बढ़ी थी, और 20% डिमांड पे मैं 100% कैपिटल बढ़ा दूं। मेरी पहली कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, अगर मैं एक और कर दूं तो मेरी टोटल कैपिटल हो जाएगी 10 लाख। 20% डिमांड पे मैं 100% कैपिटल बढ़ा दूं। अब ये सुन के कोई सेंसिबल लग रहा है, नहीं लग रहा कि भाई डिमांड में तो 20% का राइज हुआ, आपको 100% कैपिटल क्यों बढ़ानी है। लेकिन डिमांड में यहां पर क्या होगा, 50% का राइज होगा, तो 50% राइज के लिए तो मैं 100% कैपिटल बढ़ाने की सोच सकता हूं, गिवन द ट्रेंड कि ये खाली दिवाली का नहीं है, ये कंसिस्टेंटली 1,500 की डिमांड पिछले 8 महीने से चले जा रही है, होली रही, दिवाली रही, श्राद्ध रहा, वॉट एवर इट इज। सो ये होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
मार्केट को कितनी बार प्रोडक्ट चाहिए होता है, सही में नीड होती है, लेकिन वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। इसका तेरे को अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर 80,000 90,000 के आसपास के आ रहे हैं, एंड यू आर लाइक इतना पैसा इस बैटरी और मोटर के लिए? ठीक है, नहीं सेंस बनाता। हमारे इसमें तो इंजन है, ये है, वो है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी ले कम लोग रहे हैं, तो जिसने फैक्ट्री में 100 करोड़ डाला है वो 1,000 यूनिट ही बेच पा रहा है। जब यही फैक्ट्री आपकी 1 लाख यूनिट बेचने लग जाएगी तो इनकी प्राइसेस गिरने लग जाएगी। अब अब समझा 1.5 टन एसी क्यों? ठीक है, अब ना 150 सीसी का बाइक ही क्यों? ऐसा कहा जाता है मैनेजमेंट की बुक्स में कि फर्स्ट स्प्लेंडर जो बाइक है कितने में बनी थी? कोई गेस कर सकता है कितना पैसा लगा होगा स्प्लेंडर बनाने में? 15। 1 CR के आसपास पहली स्प्लेंडर बनाने में। कौन सी यार? हाँ, रिसर्च डेवलपमेंट, इंजन सेट करो, चेसी बनाओ, 50 ट्रायल रन करो। उसका पूरा प्लांट नहीं बनाना पड़ेगा कि ये कहां से आएगा, रोड पे तो मिल नहीं रहा है, आपको कुछ क्रिएट करना है ना। ठीक है, तो 1 CR के आसपास लग गया था पहली स्प्लेंडर बनाने में, और बेची कितने में? 20 से 30 हजार के आसपास में। पर वो 1 CR में पूरी फैसिलिटी बन गई थी, रिसर्च और सब कुछ, प्रोडक्ट रेडी। अब खाली प्रोडक्शन बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ, आपका प्रोडक्ट सेट हो चुका था। तो ये होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। अगर लगता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है, तो 150 सीसी के जो इंजन चेसी है, सारा सेटअप है, वो परफेक्ट बैठता है लोगों को, कंपनीज को। तो वो 150 सीसी में तेरे को 10 मॉडल दे के लुभा लेगी। 100 सीसी में उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, उसको उतना लुक्रेटिव नहीं बन रहा है, तो वो 100 सीसी में अपने आप ही मॉडल कम कर देगी, तो तू बोर हो जाएगा, यार ये 4 ही तो आती है। देखो ना, 150 में नया लॉन्च हुआ, हंक आ रहा है, सीबीजी जैसा। हंक, सीबीजी, यूनिकॉर्न, ये 2 4 जो नाम पता है, पल्सर 150, कोई फर्क नहीं है। पर क्योंकि 150 सीसी कंपनी के लिए ज्यादा इकोनॉमी ऑफ स्केल में सेट हो रहा था, तो उन्होंने वो पुश किया। सेम 1.5 टन का एसी, 1 टन के एसी में भी उसका सेंसर, रिमोट, कंप्रेसर सब वही लग रहा है, थोड़ी सी कैपेसिटी डाउन हो रही है। लगभग लगभग जो रॉ मटेरियल है वो उतना ही लग रहा है। तो उतना ही रॉ मटेरियल में जब 1.5 टन बन जा रहा है, तो मैं 1.5 टन को ज्यादा पुश कर देता हूं ना। अब जिस दिन अपने यहाँ पर हर चीज सेंट्रल एसी हो जाएगी, उस दिन तो देखना 2 टन और 2.5 टन के प्राइसेस गिरने लग जाएंगे। जब हर जना 2 टन 2.5 टन मांगने लग जाएगा, तो वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी, देखो ऐसा नहीं होगी ना कि ऐसा कभी नहीं होता है कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड परमानेंट नहीं होती। ठीक है, यानी बहुत पहले अपने पापा लोगों के टाइम पे जीन्स में, या सॉरी पैंट्स में एक डिजाइन चलता था, बेल बॉटम। वो नीचे से चौड़ी होती थी, ठीक है, एंकल से। फिर उसके बाद आ गया स्ट्रेट, फिर आ गया स्लिम, फिर आ गया लो वेस्ट। ठीक है, ये सब चलते रहे ना, चेंजेस आते रहे जीन्स में। अब बेल बॉटम का जो प्रोडक्शन का प्लांट या जो भी उसका सिस्टम था, वो तो पूरा जीरो हो गया ना। उसके तो अब कोई ऐसा थोड़ी कि बेल बॉटम का भी प्रोडक्शन चालू, इसका भी चालू, इसका भी चालू, इसका भी चालू, नहीं। स्ट्रेट ने बेल बॉटम का मार्केट खाया, स्लिम ने स्ट्रेट का मार्केट खाया, लो वेस्ट ने इसका मार्केट खाया। तो आज जब हम 1.5 टन एसी की बात करते हैं, कल अगर 2 टन की डिमांड बढ़ जाती है, तो 1.5 टन की डिमांड कम होगी। तो यानी कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसके पास जो फैसिलिटी है उसको चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज कब करेगा? जब डिमांड उसको जस्टिफाई करेगी। आइडियल दुनिया में क्या बोलते हैं, 1.5 टन भी बनने दे, नया लगा देते ना 2 टन का। अरे भाई, वो 2 टन की डिमांड आएगी तो वो 1.5 में खा जाएगी। क्यों मारुति को 800 डिसकंटिन्यू करनी पड़ी? भाई स्टार व्हीकल था ना, मारुति की तो पैदाइश से लेकर हर जगह तक
क्योंकि अब उसकी डिमांड ही नहीं थी, उसकी असेंबली लाइन उल्टी महंगी पड़ रही थी। इससे अच्छा इसको बंद कर दो। सो अब समझ आया काफी डिटेल में इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है। आईफोन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? आईफोन, हाँ, आईफोन सेम। जैसा आईफोन 13 आया तो उसका जो पुराना वर्जन है वो लोग बंद कर देते हैं उसको, वो पुराना वर्जन। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरी अप्रोच ले रहे हैं कि मार्केट के अंदर अभी जैसे वो अपनी 1000 जीन्स थी, तो अपनी कैपेसिटी 900 की थी। एक काम करो, प्राइस यार अपने को प्रॉफिट नहीं आ रहा है ना, अपनी कैपेसिटी 800 कर दो। मार्केट में डिमांड 1000 की है, मार्केट में क्या हुआ और शॉर्टेज बढ़ गई, तो अपने को प्रीमियम मिलेगा। ये बिजनेस स्ट्रेटेजीज है, पर ये सारी डिराइव होती है इकोनॉमी ऑफ स्केल पे। इकोनॉमी ऑफ द स्केल जो आइडियल और पॉजिटिव होना चाहिए, जो हमने डिस्कस किया, और लोग इसको रिवर्स में यूज करते हैं, जो आईफोन करता है कि वो आते ही पुराना मॉडल बंद। सैमसंग ने क्या किया, सैमसंग ने मल्टीपल मल्टीपल मॉडल निकाले, इसलिए पीछे पड़ गया। सीरीज, वो उसने एक्सक्लूसिविटी मिस कर दी। एम सीरीज, ए सीरीज। जो भी है, मतलब वन प्लस ने अगर आके टेक ओवर कर लिया, तो मतलब सैमसंग ने कुछ तो सही में गलती किया। ठीक है, उसने क्या किया, मार्केट को फ्लड करने की कोशिश की कि ये लो भाई 50 मॉडल मेरे, ओप्पो वीवो की तरह। तो उसके 50 मॉडल को नीचे से तो ओप्पो वीवो ने खाया, और 50 मॉडल की वजह से क्या हुआ, उसके प्रीमियम मॉडल की वैल्यू कम हो गई कि यार ये तो हर कोई सैमसंग लेके घूम रहा है। एप्पल का जो ब्रांड नेम है कि मेरे पास एप्पल है। अब मैंने क्या बोला, वन प्लस ने खाया, मैंने ये थोड़ी बोला वन प्लस 1 2 3 5 6 किसने खाया। वन प्लस अपने आप में एक ब्रांड लेके बैठ गया, क्योंकि उसके और कुछ आइटम ही नहीं है। तो सैमसंग दोनों के बीच में फंस गया, नीचे से ओप्पो और वीवो जैसे उसका मार्केट खाते गए, ऊपर से एप्पल और सैमसंग, एप्पल और वन प्लस जैसे प्रीमियम फोन्स उसका मार्केट खाते गए। वन प्लस, वन प्लस के पास भी लिमिटेड आई फोर, मतलब ये फोन मैन्युफैक्चरिंग करता है। हाँ, सो ये है इकोनॉमी ऑफ स्केल, समझ गया। Yes. अब इसको डिटेल में समझाने का एक ही कारण था, यहां से जब अब बिजनेस खुलेगा कि हम कौन सा ट्रेड रूट लेते हैं, हम कौन सा, अब इकोनॉमी ऑफ स्केल कैसे वर्क करता है अपनी दुनिया में, इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। ये अपना ग्लोब है। डिंग 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 डिंग। आर्टिक, एंटार्क्टिक, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ईयू, एशिया, इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया प्लस एनजेड। ठीक है, फिर यहाँ मैंने आइलैंड्स वाइलैंड्स भी ले लिए। ठीक है, और ये नाउ लेट्स से you wanna go from Australia to Canada। तेरे को यहाँ पे जाना है, यहाँ से एक रास्ता तो ये है कि ग्लोब के पीछे से ही चला जा, जो पास पड़ेगा। ठीक है, दूसरा रास्ता हुआ यहाँ से अफ्रीका होते हुए कनाडा का, यहाँ पे टच कर ले। अब अगर तेरा वेसल वन शॉट ये डिस्टेंस, पीछे वाली डिस्टेंस कवर कर सकता है तो टेक इट। लेकिन अगर अपने को रास्ते में फ्यूल चाहिए, क्रू का चेंज चाहिए, तो ये सब इस रास्ते पे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रास्ते पे ट्रैफिक कम है, वेसल का ट्रैफिक कम है, तो यहाँ पर सर्विसेज कम है।
सुनसान रोड पे पंचर वाला देखा है कभी? नहीं ना। ठीक है। कहाँ? क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल भाई, उसको तो दुकान चलाने का रोज 2,000 रुपए का खर्चा है। अब वहां पर निकलते ही रोज के 2 व्हीकल है तो कितने पंचर पड़ जाएंगे? तो पंचर वाला भी कहाँ बैठेगा भाई जहां रोज के 10, 100, 1000 व्हीकल निकलते होंगे? तो कितनी बार ये रूट कॉस्टली होते हुए, लॉन्ग होते हुए भी हमें लेना पड़ेगा। यहां पर आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर है, अगर वेसल अटका तो रेस्क्यू 10 दिन के पहले नहीं आएगा, यहां पर रेस्क्यू 1 दिन में मिल जाएगा। इकोनॉमी ऑफ, यहाँ क्यों 1 दिन में मिल जाएगा, वहां क्यों नहीं मिलेगा? अरे क्योंकि वहां पर लोग कम ट्रैवल करते हैं। जब लोग कम ट्रैवल करते हैं तो वहां पर सर्विसेज और चीजें क्यों होगी? अब ये इकोनॉमी ऑफ स्केल हर जगह आएगा, क्लासिफिकेशन, सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन, एवरीवेयर। कि क्यों? समझे? बोलना भाई। चलो अब चलते अपन अपनी थोड़ी सी मेहनत को देखने। ला 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 ला। आ रहा है स्क्रीन पे? यस। सो शिप्स, हिस्ट्री ऑफ शिप्स। हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बोलो। सप्लाई ऑफ शिप्स, शिप्स क्यों ऑपरेट करते हैं, एग्जिम, फॉरेन एक्सचेंज हम क्यों ले रहे हैं? ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ शिप, आयरन, स्टीम इंजन और वायरलेस टेलीग्राफी। सप्लाई ऑफ शिप, नंबर ऑफ शिप, साइज ऑफ शिप, स्पीड ऑफ शिप, टाइम स्पेंट इन पोर्ट्स, टर्न अराउंड टाइम, और इकोनॉमी ऑफ स्केल्स। वाई ऑपरेट शिप, कंजर्विंग फॉरेन एक्सचेंज, अगर अपने पास है तो बचा के रखो। कंट्रोल ऑफ ट्रेड एंड प्रेस्टीज, जो मैंने डोमिनेंस और वो बात करी थी। अर्न फॉरेन एक्सचेंज जिसके पास नहीं है, और स्ट्रेटेजिक नीड्स। अब आते हैं ये बड़ी चीज, प्रोटेक्शनिज्म। बहुत सारी कंट्रीज में अपनी शिपिंग इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? जैसे अपने यहाँ पे गवर्नमेंट अभी एक्सपोर्ट पे पहले दे रही थी 2% किकबैक, तो वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, अपनी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज हाई करी। किसके लिए? ताकि अपना जो लोकल मार्केट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है। सो ये है प्रोटेक्शनिज्म। सो साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन कंट्रीज जो वेसल बनाती है, वो लोग अपनी वेसल बनाने वाली कंपनीज को सब्सिडी देते हैं ताकि वेसल और एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बन सके। सो दैट इज कोर वेसल इंडस्ट्री सपोर्ट। ठीक है। दूसरा, अभी नहीं है, चाइना ने इनिशियली जब चाइना से ट्रेड चालू हुआ, चाइना यूज टू गिव 65% ऑफ द फ्रेट कॉस्ट बैक टू द कंपनीज। यानी कि तेरा $1,00,000 अगर फ्रेट में लगा है तो $65,000 चाइना गवर्नमेंट तुझे एज अ कंपनी वापस देगी। ये क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में चाइना में से इतना माल ही नहीं निकलता था। माल नहीं निकलता तो शिप्स नहीं आते थे, शिप्स नहीं आते थे, माल नहीं निकलता था, तो फिर प्राइस बहुत हाई मिलती थी कि भाई आपके यहाँ से तो हम $20,000 में कंटेनर ले जाएंगे कि $30,000 में कंटेनर ले जाएंगे। तो चाइना ने क्या कहा, कंपनी से बोला तुम दो $20,000, तुम दो $30,000 में, मैं तुम्हें सब्सिडी देता हूँ, तुम दे दो शिपिंग कंपनी को जो पैसा चाहिए। और शिपिंग लाइंस को बोला आप अगर मेरे इन इनपोर्ट्स पे आओगे ना तो मैं आपको 50% चार्जेस माफ कर दूंगा। तो उस वजह से चाइना के अंदर इंडस्ट्रियल सिटीज बन गई कि ये पूरा शहर सिर्फ जीन्स बनाता है, ये पूरा शहर सिर्फ टॉयज बनाता है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे आता है। तो ये चाइना ने फ्रेट में सपोर्ट किया अपने शिपिंग लाइन को भी और लोकल इंडस्ट्रीज को भी। अब जब वॉल्यूम इतना हो गया कि चाइना से तो धड़ाधड़ जाना है, तो जो $20,000 का कंटेनर था वो अपने आप $5,000 पे आ गया, तो अब सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं है। उसने क्या किया, इकोनॉमी ऑफ स्केल को खींचा। समझा? जब तक उतना डिमांड सप्लाई नहीं बना था
तब तक अपन ने पैसा दे दे के, जैसे ओला उबर ये अपन बोलते हैं ना, पैसा खर्च करते हैं कि भाई एक बार कस्टमर आ जाएंगे फिर पैसा होगा, तो ब्रेक इवन टच करना फलाना। तो एक बार चाइना ने सामने से पैसा दे दे के शिप्स को बुलाया, अरे तुम आओ ना, मैं देता हूँ पैसा, मैं खर्चा भरता हूँ ना, तू आ तो सही। अब जब एक बार तेरे को आदत पड़ गई मेरे यहाँ आने की, मेरे यहाँ पे तेरे को डिमांड और सप्लाई सेट हो गई, तो उसके बाद तो तू अब अपने फायदे के लिए खुद से ही आएगा, अब मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे मुंद्रा है। ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट लाते हो और वहां पर प्रोसेस करके उसको वापस भेज देते हो, तो आपको इंडियन टैक्सेशन नहीं देना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट आप इंडिया के लिए नहीं लाए थे, आप यहाँ पर खाली प्रोसेस करने लाए थे। ये एक फैसिलिटी SEZ की, ऐसी अनेकों फैसिलिटी होती है, हर SEZ की अलग अलग होती है। सो ये एक है। किकबैक्स, जो अपने यहाँ पे 2% चल रहा था, अभी इन्होंने काट दिया पिछले हफ्ते, 0.4 और 0.8 कर दिया, जो था ना एक्सपोर्टर्स को MIS, जो 2% का, ऐसे किकबैक्स। ठीक है। ये क्या था, ये एक्सपोर्टर को प्रोत्साहित करता है ना कि हाँ भाई तू कर भाई, अगर तूने 1 लाख का किया तो तेरे 2,000 रुपए गवर्नमेंट माफ कर देगी। आपकी टैक्सेशन पॉलिसी क्या है कि आप एक्सपोर्ट करने वाले को टैक्स करे जा रहे हो, या उसको बोल रहे हो कि तू एक्सपोर्ट कर, मैं तेरे को टैक्स में फ्रीडम देता हूँ। तो उससे ही वो डिसाइड करेगा ना कि यार उसको किधर अपना रुझान होना चाहिए। तो अगर टैक्सेशन, अगर आज हमारे को एक्सपोर्ट में टैक्सेशन पे बहुत एक्स्ट्रा रियायत मिलती है, तो हर जना उसमें कूदेगा। तो अपने आप क्या होगा, जब 100 लोग एक ही काम करेंगे तो काम सस्ता हो जाएगा। ठीक है। जब मार्केट में एक ही जना है, एक ही काम है, तो महंगा होगा। सो बल्क ये होता है। अब आता है क्रू पॉलिसी। क्रू पॉलिसी एक्चुअली इसका कोर पार्ट नहीं है, बट मैंने इसलिए डाला है कि बहुत सारी कंट्रीज क्या करती है, अपने यहाँ पर शिप्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्या अट्रैक्ट, शिप का रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन समझते हो? बेसिकली अपन कार लेते, तो तूने यहाँ पे देखा होगा बहुत सारी कार पौंडीचेरी दीव दमन की होती है, महंगी महंगी कारें। ठीक है। क्योंकि वहां पर टैक्स कम होता है। अगर 1 करोड़ की कार तू यहाँ पर गुजरात में रजिस्टर कराता है, तो फॉर एग्जाम्पल मान ले 5 लाख का टैक्स है, और यही कार तू दमन दीव पौंडीचेरी ऐसी किसी यूनियन टेरिटरी में कराता है तो 1 लाख का टैक्स है। तो आप क्या करते हो, वहां पर रजिस्टर कराते हो। वैसे ही शिप्स को भी कहीं ना कहीं तो रजिस्टर होना पड़ता है भाई, कहीं के तो होंगे ना, बिल्कुल आवारा शिप्स तो होंगे नहीं, शिप्स को भी कहीं ना कहीं तो रजिस्टर होना पड़ता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है, जहां पर वो रजिस्टर होती है उस कंट्री के रूल्स लागू होंगे। जैसे अहमदाबाद में रजिस्टर कराओगे तो अहमदाबाद का टैक्स भरना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पर शिप्स के अंदर क्रू का रूल बहुत स्ट्रांग होता है कि मिनिमम आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, वेजेस के रूल होते हैं, उनके लाइफ सेफ्टी के रूल होते हैं, साल में इतनी छुट्टी देनी पड़ेगी, ये इंसानियत रखनी पड़ेगी, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको शिप पे इतना मेंटेन करना पड़ेगा, फलाना फलाना फलाना। तो ये जितनी आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाओगे उतनी पॉलिसी ज्यादा हार्ड होती जाएगी, और जितनी आप नीचे आते जाओगे उतनी रिलैक्स होती जाएगी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। तो शिप वाले क्या करते हैं कि भाई क्रू पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट, ये सब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, अमेरिका, जापान, कोरिया, यूरोप, इनमें बहुत ज्यादा है। तो वो लोग अफ्रीका, नाइजीरिया, पनामा, यहाँ पर रजिस्टर करा देते हैं। तो इससे क्या होता है, उन कंट्रीज को भी फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, भाई रजिस्ट्रेशन का कुछ तो पैसा लेगा ना। तो पनामा का जबकि कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं है, या नाइजीरिया का कोई खास एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, बट तुम्हें बहुत सारे शिप मिलेंगे जिनपे उसका फ्लैग होगा, क्या ये शिप मेरे यहाँ रजिस्टर्ड है, बिकॉज ऑफ द क्रू पॉलिसी। इसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, कि कैसे अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। मैंने कहा क्रू पॉलिसी इसमें नहीं आती है, पर मैंने डाली है एक पॉइंट के लिए। क्रू पॉलिसी इसलिए नहीं आती क्योंकि वो लोग इसको क्रिएट कर रहे हैं। नाइजीरिया का ट्रेड था नहीं जिसको वो बचा रहा है। इसके अलावा की जो टैक्सेशन है, इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट पे रिलैक्सेशन, वो सब आप अपने लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए या बढ़ाने के लिए करते हो। ठीक है। अब आता है दूसरा सवाल। सो व्हाट हैपेंड इज कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ने लगा, हर कोई शिप हर कहीं आने लग गया किसी भी पोर्ट पे। अब हमारे यहाँ तो रूल है कि सूट में नहीं आओगे तो क्लब में एंट्री नहीं देंगे, चप्पल में क्लब में जाने नहीं देते, ऑफिस आना है तो फॉर्मल में आना है। तो ये सारे रूल्स अब इशू होने लग गए। हर पोर्ट का अपना अपना रूल। अब शिप क्या करे भाई, हर जगह कैसे अपने अपने को चेंज करता रहे। यूरोप में नेदरलैंड साइड जाए
तो फ्यूमिगेशन करके लाओ। और सदर्न साइड है जहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है, नहीं नहीं आजाद चलेगा। सो देयर वाज अ अनइवन थिंग इन इट, और लोग इसका फायदा उठा रहे थे। जैसे अपने यहाँ पे होता है कि भाई आपको कस्टम में कहाँ पे सेटिंग ज्यादा है तो वो वाले पोर्ट पे मंगा लो, ठीक है, नहीं नहीं यहाँ का कस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है तो यहाँ वाले पोर्ट पे मत मंगाओ। सो उस टाइप का। सो पोर्ट स्टेट कंट्रोल्स बनने लग गए। अब सीधी सी बात है, तो अगर गुजरात में आ रहा है, मुंद्रा आ रहा है, तो गुजरात का पोर्ट लगा, तो गुजरात स्टेट इस पे अपना लगाएगा कि नहीं हमारे यहाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए। महाराष्ट्र ने कहा मेरे को फ्यूमिगेशन व्यूमिगेशन इतना नहीं चाहिए, तू आ, तो सारे शिप उधर जाने लग गए, ये अटक गया। ये काफी सारा मिसमैच हो रहा था, इसमें दो तीन प्रॉब्लम हो रही थी। एक, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो रहा था, कोई भी शिप आ जा रहा था। दूसरा, क्वालिटी और सिक्योरिटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी। इसको देखते हुए सबसे पहले कुछ कुछ स्टेट्स ने अपने कंट्रोल्स बनाए। ये बढ़ते बढ़ते पिछले 80-90 साल में अब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, जिसका जनरल काम ये है, पोर्ट स्टेट कंट्रोल अथॉरिटीज टारगेट शिप्स यूजिंग अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया सच एज पास्ट रिकॉर्ड। कोई क्रिमिनल शिप है, किसी शिप ने पहले कहीं का पोर्ट का पैसा दिए बिना भागा हुआ है, अब मेरे यहाँ के धंधा, अब सीधी सी बात है ना, तूने अफ्रीका के किसी पोर्ट में पैसा दिए बिना भाग गया, वो ठीक है नहीं जाना मेरे अफ्रीका, मैं इंडिया से यूरोप ट्रेड करूंगा, अरे तू तो यहाँ पर भी किसी के साथ यही करेगा, ठीक है। पास्ट रिकॉर्ड, फ्लैग, नहीं नहीं भाई नाइजीरिया के अंदर स्लेव अलाउड है, तो नाइजीरिया के शिप के अंदर स्लेव्स होते, तो हमें नाइजीरिया के शिप नहीं बुलाने, हमारे को सेट नहीं होता भाई, हमारे धर्म में नहीं चलता। जैसे होता है ना कि ये जैन सोसाइटी है या इसको नहीं देने का है, या हिंदू सोसाइटी है इसको नहीं देने का है, ठीक है, अपने को नहीं जमता है, अरे भले वो उसकी शिप उसका घर, बट नहीं नहीं नहीं। फ्लैग्स, कहाँ का शिप है, क्लास, कौन से टाइप का शिप है, ठीक है। क्लासिफिकेशन अपन आगे बात करते हैं, कौन सी क्लासिफिकेशन सोसाइटी से है वो आगे बात करते हैं। शिप टाइप, कौन सा शिप है, ओनर कौन है। स्टैटिस्टिकली some ship types owners and flags are more likely to be substandard than others obviously। अगर कोई एकदम थर्ड कैटेगरी जगह अपने आप को रजिस्टर करा रहा है और एकदम बेकार जगह पे काम कर रहा है, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ तो झोल होगा, ठीक है। एंड दीज आर प्रायोरिटाइज्ड फॉर इंस्पेक्शन, ऐसे शिप्स को पकड़ के पहले इंस्पेक्शन किया जाता है। A selected vessel is boarded by an inspector who first checks the ship's document. If the document check reveals a problem, या फिर इंस्पेक्टर को लगता है कि यार इसको क्लोजर इंस्पेक्शन चाहिए, सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट देखेगा। कुछ एक सिस्टम है, हर बार थोड़ी बोलोगे कि लाओ घर पे रेड करनी है, पहले दस्तावेज देख लो, दस्तावेज में कोई इश्यू लगे तो आगे देखना। If the document check reveals a problem, or if the inspector has reason to believe the ship needs a closer inspection, they will go through all aspect of the ship, कि उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, बीम क्या है। अब शिप बाहर से अच्छा दिख रहा है, डॉक्यूमेंट में सही है, लेकिन अंदर से इशू हो रहा है। अब वो शिप जो माल भर के जाएगा वो किसका है, वो आपकी कंट्री का एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो भी है आपका है, ठीक है। रास्ते में वो डूब गया तो कहीं, और अगर ये रिवील होता है कि शिप सी वर्दी नहीं था, भाई ये तो समुद्र में जाने लायक ही नहीं था, तो पोर्ट पे भी तो सवाल आएगा कि भाई आपके यहाँ जब ये आदमी आया था तो आपको क्यों नहीं लगा, ठीक है। मेंटेनेंस, नेविगेशन, सेफ्टी प्रोसीजर, फायर फाइटिंग कैपेबिलिटी, पोल्यूशन प्रिवेंशन, कंप्लायंसेस, ठीक है। सो ये बेसिकली पोर्ट स्टेट कंट्रोल आपकी एक तरीके की छोटी पुलिस है, ठीक है। शिप रजिस्ट्रेशन, every sea going ship must have a nationality. A ship must therefore have a register showing both the country and the specific port that is its home. इंडिया में कहा रहते हो, है ना, इंडिया तो आपकी नेशनैलिटी हो गई, पर घर थोड़ी है, घर आपका कुछ और है। तो कौन से पोर्ट पे उसका घर है, लावारिस हो जाए तो किधर छोड़ के आना है, इंडिया में छोड़ना है, पर इंडिया में किधर, ठीक है। और उसका कंट्री कौन सा है। द पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री इज पेंटेड बीनीथ द शिप्स नेम, नाम के नीचे पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री पेंट किया जाता है। एंड द वेसल फ्लाइज द नेशनल फ्लैग ऑफ इट्स कंट्री ऑफ रजिस्ट्री, यानी वो अपना फ्लैग लेके घूमता रहेगा, इंडिया का फ्लैग लेके घूम रहा है तो इंडियन रजिस्ट्री है। यू विल ऑफन हियर द एक्सप्रेशन दैट अ शिप इज फ्लैग्ड इन सर्टेन कंट्री व्हिच इज द सेम एज सेइंग शिप इज रजिस्टर्ड देयर। भाई ये नाइजीरियन फ्लैग्ड है, मतलब ये नाइजीरिया में रजिस्टर्ड है, वो शिपिंग टर्म है। अब आते हैं बढ़िया चीज पे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है,
पहले ये समझ ले। ठीक है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये ट्रक है, ये बस है, ये कार है? लुक से। फाइन, अब मान ले सबका लुक सेम है, फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि यार ये वाला जो ट्रक है, अच्छा चलो ट्रक ट्रक ही लेते हैं। ट्रक में हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये कंटेनर वाला है, ये नॉन कंटेनर वाला है, कि भाई पीछे से ओपन है या नहीं है? तो कुछ फीचर्स होते हैं जिसके हिसाब से आपको क्लास किया जाता है कि आप इस टाइप के हो, आप ये ले जाने लायक हो। जैसे मैंने बताया था, आयरन ओर के लिए सिंगल बॉटम चाहिए कि डबल बॉटम चाहिए? आयन, सिलेक्ट। हाँ, आयन के लिए। आयरन ओर ले जाने के लिए डबल बॉटम चाहिए या सिंगल बॉटम चाहिए? डबल। ठीक है, पहला वाला करोजिव हो सकता है या उसका वेट ज्यादा है, एक कट गया तो आयरन ओर में छेद आ गया तो पूरा का पूरा शिप जाएगा। ठीक है, तो अब क्या सिंगल बॉटम वाले शिप को हम आयरन ओर का क्लासिफिकेशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते सिंगल बॉटम वाले शिप को। ठीक है, सो ऐसा क्लासिफिकेशन सोसाइटीज होती है जो आपकी शिप को प्रमाणित करती है कि हाँ आपका शिप ये ले जा सकता है, ये वेदर झेल सकता है, विंटर में जा सकता है, या लोड लाइन कहां तक बढ़ सकता है। आपने तो बोल दिया मेरा 50,000 टन का है, पर क्लासिफिकेशन सोसाइटी उसको टेस्ट करके बताएगी कि क्या ये 50,000 टन ले जा भी सकता है या नहीं ले जा सकता है। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन। तो रजिस्ट्रेशन समझ गया, रजिस्ट्रेशन उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, क्लासिफिकेशन उसका ये प्रमाण है कि तुम कितना ले जा सकते हो। अब क्लासिफिकेशन सोसाइटी से क्या होता है? इंश्योरेंस और ट्रेड का भरोसा। अब रजिस्टर तो तू कहीं भी करा, लैम्बोर्गिनी तो लैम्बोर्गिनी रहेगी ना, लेकिन क्लासिफिकेशन सोसाइटी से अगर मेरे को पता पड़ता है कि भाई ये वाला व्हीकल बहुत स्ट्रांग है और ये मेरा माल अच्छे से ले जा सकता है, तो फिर उस टाइप के शिप्स को लोग ज्यादा यूज करेंगे ना, जहां सेफ्टी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज द वे अ शिप ऑब्टेन्स अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अलग है कंट्री वाइज। ठीक है, जैसे अपने में होता है ये कार में होता है ना टेस्ट, वो क्रैश टेस्ट, 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है। वैसे शिप्स को रेटिंग नहीं होती, उनकी क्लासिफिकेशन होती है। विदाउट दिस नो वन विल वांट टू इंश्योर द वेसल और द कार्गो। क्योंकि जब मेरे को तेरी क्वालिटी नहीं पता कि घर की क्वालिटी क्या है, भाई अपना आता ना कौन सा सीमेंट, कौन सा स्टील, कौन सा पाइप। ठीक है, तो जब क्वालिटी नहीं पता है तो मैं इंश्योर किससे करूं? नो बडी विल वांट टू इंश्योर द वेसल और इट्स कार्गो। नो वाइज पर्सन वुड विश टू एंट्रस्ट देयर कार्गो टू सच अ शिप। ऊपर से तो ठीक दिख रहा है, अंदर से बह गया तो। क्लासिफिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय क्लासिफिकेशन सोसाइटीज, some of which are government bodies while other are commercial organization। ठीक है, साहब अप्रूव कर दो ना, आप एक बार रेटिंग तो दे दो, फिर अपन देख लेंगे। ठीक है, अब यहां पे आता है गेम। क्लासिफिकेशन इज नो मींस एसेंशियल वर्ल्ड वाइड। ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्लासिफिकेशन होना ही होना चाहिए, बट कुछ कंट्रीज इस पे इंसिस्ट करती है बिकॉज फ्लैग इंस्पेक्शन और क्लासिफिकेशन सोसाइटी आर कंबाइंड विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। लगभग, क्योंकि फ्लैग में भी आप क्वालिटी ऑफ द शिप देख रहे हो, जो पोर्ट स्टेट कंट्रोल पे हमने बात करी कि आप शिप के अंदर जा रहे हो, उसके डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो, आपको डाउट लग रहा है तो आप उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो भी क्लासिफिकेशन सोसाइटी का ही पार्ट है। तो अगर कोई अच्छी क्लासिफिकेशन सोसाइटी से जाते हैं कि भाई अरे सर ये रहा रिलायंस के एमडी का लेटर, और क्या चाहिए, प्रमाण है ना। ठीक है, तो अगर आप अच्छी क्लासिफिकेशन सोसाइटी से हो और आपका फ्लैग कुछ भी है तो भी चल जाएगा, क्योंकि ऐसी क्लासिफिकेशन सोसाइटी की रेपुटेशन है कि ये बिना ढंग से जांच करे नहीं देते हैं। लेकिन इसलिए ये दोनों काम कितनी बार एक हो जाते हैं। अब इसमें भी फ्रॉड है, क्लासिफिकेशन सोसाइटी में भी ए लेवल क्लासिफिकेशन, बी लेवल क्लासिफिकेशन, सी लेवल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जितनी लोअर क्लासिफिकेशन सोसाइटी होगी उतने ज्यादा ठीक है ना चल जाने दे, ठीक है ना देखा जाएगा, इतना तो चलता है। और जितनी स्ट्रिक्टर होगी उतना नहीं चलता है। देख लास्ट में बिजनेस है, जुगाड़ हर चीज का है, पर हमें पता हर चीज होनी चाहिए। रशिया, साउथ कोरिया आर बोथ एग्जांपल ऑफ दिस, के जहां पर फ्लैग इंस्पेक्शन और क्लासिफिकेशन सोसाइटी एक ही ऑर्गेनाइजेशन कर लेती है। इंडिया हैज अ सिमिलर सिस्टम बट फॉर कॉमर्शियल, ये लाइन, बट फॉर कॉमर्शियल रीजन most Indian ship owners class their ship with one of the European classification societies as well।
इंडिया में कॉमर्शियल इतना महंगा है, क्लासिफिकेशन सोसाइटी, और इतना यूजलेस है कि वो उसके साथ भी यूरोपियन में करा लेते हैं कि यार ये इसके भरोसे पे नहीं चल पाएगा। कॉमर्शियल रीजन, ये पैसा इतना ज्यादा लगता है इंडिया में, तुम कुछ भी कराओगे अगर ये सारा टैक्सेशन, इसीलिए तो अपने यहाँ पे शिप ओनर्स नहीं है। ठीक है, अब बचा टाइप ऑफ वेसल जो तुमने किया नहीं। ठीक है भाई मेरे, कर ले। चल अब मैं तेरे को टाइप ऑफ वेसल पे ले जाता हूँ सबसे पहले। तो लेट्स टॉक। अच्छा आज अभी तक बहुत कुछ हुआ है, आज समझ आ रहा है सब, अपन किस फ्लो में जा रहे हैं। हाँ, चलो लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ दिस। हिस्ट्री ऑफ शिप, फटाफट बोल दो बड़े पॉइंट, किसने शिपिंग को बदला। आयरन एंड स्टील। सप्लाई ऑफ शिप को कौन सी चार चीजें मैंने डोमिनेट करती है या डायरेक्ट करती है। को साइज ऑफ शिप, जो पूरा समझा है ना, टर्न अराउंड टाइम और सारा। साइज ऑफ, नंबर ऑफ शिप, स्पीड, फिर और स्पीड, स्पीड कि कितने दिन में, और टाइम स्पेंड इन पोर्ट। ट्रांजिट टाइम। हाँ, पोर्ट, पोर्ट पे और टाइम। पोर्ट टाइम के अंदर कौन से आइटम ने सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन लाया। कंटेनर, 5 दिन का एक दिन हो गया ना। कंटेनर, यस यस। चलो, शिप्स क्यों ऑपरेट करते हैं भाई, क्यों हम ये एग्जिम कर ही क्यों रहे हैं, क्या रीजन थे कंट्री के। पर्सनल रीजन तो ठीक है, कंट्री के क्या रीजन थे। बोल बोल। इंडिविजुअल, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड एंड सप्लाई, हाँ, फिर फिर स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक नीड और डोमिनियन। डोमिनेंस। ठीक है, चलो प्रोटेक्शनिज्म में क्या क्या था, कैसे कोर इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया गया था। साउथ कोरिया का क्या एग्जांपल दिया था, उसने अपने शिप बनाने वालों को क्या किया था, किकबैक दिए थे, डिस्काउंट्स दिए थे कि आप शिप बनाओ हम पैसा दे देंगे, ताकि वहां पर ज्यादा शिप बने। इकोनॉमी ऑफ स्केल बिठाने के लिए चाइना ने क्या किया था, रेट में वो लोग को दिया था रेट डिस्काउंट में छुट्टी। किकबैक दिया था। ऐसा एक और क्या है, इसमें भी एसईजेड, एसईजेड, ऐसे ही टैक्सेशन, क्रू पॉलिसी एड ऑन अप्रूव पॉइंट है। पॉलिसी। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, हमेशा दिमाग में रखना, प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ आर ओन इंडस्ट्री। अब मेरे यहाँ पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करो, नहीं नहीं तो बाहर किसी को शिप मत देना, अरे फिर तो डूब जाएगा ना। तू शिप बना, तू पैसे की टेंशन मत कर। कोई अगर जैसे मार्केट में तेरा कॉम्पिटिटर $1 लाख में दे रहा है और तेरे को बनाने में 1,10,000 लग रहा है ना, तो 1 लाख में दे, 10,000 मैं भरता हूँ, पर तू लगा रहा है। जब तेरे पास भी 100, क्योंकि अभी तू दो ही बना रहा है और तेरा कॉम्पिटिटर 100 बना रहा है, इसलिए वो सस्ते में दे पा रहा है। जिस दिन तू भी 100 बनाने लग जाएगा, तेरा भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शनिज्म मतलब सेविंग एंड डेवलपिंग द शिपिंग इंडस्ट्री, आर ओन, हर कंट्री का। पोर्ट स्टेट कंट्रोल क्या था, क्या कर रहा था गुजरात, क्या कर रहा था महाराष्ट्र, आओ हम आपका शिप चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, और वेरीफाई द डॉक्यूमेंट। वेरीफाई द डॉक्यूमेंट, चेक द स्टैंडर्ड ऑफ द वेसल कि सेम है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे शिप के मालिक क्या करते हैं, शिप का रजिस्ट्रेशन बेकार कंट्री में करा देते हैं, वहां पर रूल्स है ही नहीं कि आप भाई 2 साल तक इनको पगार नहीं दोगे चलेगा, अगर ऐसा रूल है। पर ये हमारे यहाँ पे नहीं चलता है, इसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तो पोर्ट स्टेट कंट्रोल यहाँ पर चेक करता है, अच्छा आपने माल भरा और शिप डूब गया और पता पड़ा कि तो सी वर्दी नहीं था, तो आप पोर्ट को बोलोगे ना राइट। कि भाई मुंद्रा पोर्ट वाले या जेएनपीटी वाले तुम क्या सो रहे थे क्या, ऐसा झर झर टूटता फूटता शिप तुम्हारे यहाँ आता है, लोड होके चला जाता, तो तुम सो रहे थे क्या, तुमने इसको कैसे जाने दिया।
इंटरनेशनल वाटर में तो चलो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब अपने घर पे कोई आता है तो अपने अंदर आता है ना कि भाई ये तुम्हारे घर पे आया, तुम्हें पता कैसे नहीं चला। वापस बताओ क्या होता है पोर्ट स्टेट कंट्रोल। पोर्ट स्टेट कंट्रोल पे वेसल सी वर्दी होनी चाहिए। रुक जा, रीड कर ले। पोर्ट स्टेट कंट्रोल ऑथोरिटीज टारगेट शिप्स यूजिंग अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया, यानी टारगेट मतलब दे चेक शिप्स यूजिंग अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया सच एज पास्ट रिकॉर्ड, फ्लैग, कौन सी क्लास है, शिप का टाइप क्या है और ओनर क्या है। स्टैटिस्टिकली some ship types, owner and flags are more likely to be substandard than others। ठीक है, कुछ टाइप के शिप्स, कुछ टाइप के ओनर्स, कुछ टाइप के फ्लैग्स, यानी जहां पे रजिस्टर्ड है वहां के लोग अपने, होता नहीं यार, चौकीदार जनरली कहाँ के लगते हैं, नेपाली। ठीक है, तो उस टाइप का कुछ है कि भाई जनरली हाँ इनको तो यार चौकीदार रखने में प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह यही होते हैं। ठीक है, चलो। हु फर्स्ट चेक्स द सिलेक्टेड वेसल इज बोर्डेड बाय एन इंस्पेक्टर, यानी कि इन इन चीजों पे चेक करा जा सकता है, इन इन चीजों के आधार पे शिप पे शक करा जा सकता है। पोर्ट स्टेट कंट्रोल के पास पावर है टू चेक। सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक करेगा, डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू लगेगा तो शिप को बोर्ड करेगा, और शिप को बोर्ड करके उसका मेन काम चेक करना क्या है, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, नेविगेशन इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट, प्रोसीजर, फायर फाइटिंग, पॉल्यूशन, ये सब। अब इंटरनेशनल पॉल्यूशन ट्रीटी साइन हुई हुई है कि कोई भी शिप इससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा। तो ये कौन चेक करेगा? पोर्ट ही तो चेक करेगा। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी हर शिप को पकड़ती रहेगी क्या हेलीकॉप्टर से उड़ उड़ के? ठीक है, चलो अगला, शिप रजिस्ट्रेशन बता क्या था ये। कहाँ पे वो रजिस्टर हुई है शिप, कौन सी कंट्री में, उसका वो और फ्लैग आपको उस पर लगेगा। और उसका घर का क्या होता है, द पोर्ट, कौन से पोर्ट पे हुई है, पोर्ट, वो उसका घर से हुआ। पोर्ट पे। कंट्री उसकी नेशनलिटी हुई कि भाई नाइजेरियन वेसल है, पर नाइजेरिया में कौन से पोर्ट का वैसे पोर्ट उसका घर हुआ। ठीक है, ये उसके शिप पे लिखा होता है, और जिस कंट्री का होता है वो फ्लैग लहराते हैं। क्यों लोग कंट्रीज का रजिस्ट्रेशन का यूज करते हैं? पॉलिसी के लिए। कहीं पे टैक्सेशन कम होता है, क्रू पॉलिसी कम होती है, ज्यादा रिलैक्स्ड पॉलिसी होती है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। जैसे यूरोपियन में कोई अच्छी जगह या अमेरिका कराओगे तो बोलेंगे आपको 10 का क्रू मिनिमम चाहिए और 4 का क्रू रिजर्व चाहिए। नाइजेरिया बोल देगा 8 में भी चलाओ, टेंशन नहीं, कोई रिजर्व नहीं चाहिए। तो भाई पैसा कितना बच गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या था? क्वालिटी ऑफ शिप का प्रूफ। क्वालिटी ऑफ शिप का प्रूफ, कि शिप की क्वालिटी क्या है, किस चीज के लिए बनी है। क्लासिफिकेशन इज द वे अ शिप ऑब्टेन्स अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी। विदाउट इट नो वन विल वांट टू इंश्योर द वेसल और द कार्गो, और कोई उसमें माल भी नहीं देना चाहेगा। क्लासिफिकेशन सोसाइटी, कोई क्लासिफिकेशन सोसाइटी तेरे शिप को आयरन ओर के लिए हाँ कह ही नहीं रही है। तो जिसको पूरी दुनिया में कोई आयरन ओर के लिए प्रमाणित ही नहीं कर रहा है, उसको मैं आयरन ओर के लिए कैसे दे दूं मैं? क्लासिफिकेशन सोसाइटी शिप के क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करती है, मतलब प्रूफ चेक करने का। हर 5 साल में इंस्पेक्शन, सर्वे, वट एवर इट इज, उनके प्रोसीजर्स अलग अलग है। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय क्लासिफिकेशन सोसाइटीज, जो कुछ गवर्नमेंट की होती है, कुछ कॉमर्शियल होती है, दैट्स इट। ठीक है, फिर ये अपनी बात हुई थी कि भाई इंडिया में बहुत कम जने इंडिया से कराते हैं, बाकी के वहां के दूसरी जगह करा लेते हैं कॉमर्शियल रीजन के हिसाब से। सो रजिस्ट्रेशन क्या है? नेशनलिटी ऑफ द वेसल। क्लासिफिकेशन सोसाइटी क्या है? प्रूफ ऑफ क्वालिटी ऑफ द वेसल। भाई आज हर चीज की क्वालिटी होती है ना, अपने नहीं देखते यार ये कंस्ट्रक्ट, यार ये वाला बिल्डर अच्छा है, या टोयोटा की कार अच्छी है, या मारुति की कार अच्छी है। भाई सारी कार तो अपन नहीं कहते ना कि बराबर है क्वालिटी में। ठीक है, कुछ तो अलग है ना। तो अपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन सोसाइटी का नहीं करते, अपन क्या करते, रिव्यू लेते लोगों के। पर असल में तो क्लासिफिकेशन सोसाइटी करेगी ना कि हाँ ये वाला इसके लिए
अब जैसे आप कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर कोई भी व्हीकल खरीदते हो, तो कंपनी आपको एक माइलेज देती है, तो 40 का एवरेज देगी, 10 का एवरेज देगी, 50 का देगी, वट एवर इट इज। इसका कभी गारंटी देती है? नहीं देती। यहाँ पर अब कोई क्लासिफिकेशन सोसाइटी आ जाए जो सर्टिफाई करके दे कि ये 30 का तो देगी ही देगी, चाहे तुम जो कर लो, तो ओके, फिर अपना भरोसा बढ़ता है ना। सो शिप्स के अंदर, क्योंकि लाखों टन का माल जाना है, अब क्रूड ऑयल है, उसके क्रूड के पंप सड़े हुए, पंप चलते ही नहीं है, तो क्लासिफाई उसको कैसे कर लो क्रूड वेसल में, जिसने भरा वो निपट जाएगा। तो क्रूड वाले के अंदर फायर फाइटिंग कैपेसिटी नहीं है, क्रूड वेसल है, पंप पंप सिस्टम सब 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 लगा रखा है, और आग लगी तो सर पानी में ही हूं ना, उठा के डाल दूंगा। अबे यार, ऐसे थोड़ी होता है क्या? ठीक है, पानी में ना सर, वो शिप को थोड़ा ऐसे करके वापस आ जाऊंगा तो वो क्या। सो क्लासिफिकेशन, अब हर आदमी हर वेसल को तो चेक नहीं कर सकता ना। आप बैठे हो अमेरिका में, मैं बैठा हूं इंडिया में, अपन दोनों ने भाई फाइनल किया कि यार ये वाला मोबाइल दे दे। अब मोबाइल्स के अंदर आईपी रेटिंग आती है ना, वाटरप्रूफ की क्या रेटिंग है, ये सारी। अब तू और मैं थोड़ी का एक एक फैक्ट्री देखने जा रहे हैं, मोबाइल खरीदने के लिए फैक्ट्री देखने जाएंगे कि इसके बनते टाइम क्या क्या लगा है अंदर। कंपनी तो मार्केटिंग कर रही है, उसको तो जो बोलना है बोले, हम थोड़ी देखने जाएंगे कि क्या क्या लगा है। हम कैसे भरोसा करते हैं? गोरिल्ला ग्लास 6, ओके 6 लिखा है, 6 में ये मिलता है, ये वाला डिस्प्ले लिखा है, ओके इसके अंदर ये आता है, IP6 का रेटिंग है, अच्छा तो वाटर प्रूफ ये लेवल तक है। यही करते हैं ना हम मोबाइल्स में, यही क्लासिफिकेशन सोसाइटी है। समझे बाबू? क्या खो गया फिर कहीं? चलो, ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी गूगल पे, ये पीपीटी अभी आपके उसका साथ मैं शेयर आईडी कर। पासवर्ड हाँ हाँ, मैं सारा भेज रहा हूँ तेरे को, उसका गूगल क्लासरूम का, अभी नहीं, आधे मुझे घंटे। लगा भेजा नहीं नहीं, मैंने भेजा ही नहीं था, भेजा हुआ गूगल है। क्लासरूम का बाकी है। ठीक है, सो वो मैं अभी आपको कर देता हूँ। टाइप ऑफ वेसल कर ले मेरे भाई, अब वही है, अब शिप की ड्राइंग डिजाइन हाँ, आएगा। ठीक है, परसों तक मेरे को टाइप ऑफ वेसल क्लियर चाहिए। ठीक है, और आयन कब स्टार्ट हुआ बस ठीक किया है। था। हम्म, चलो, कोई डाउट? नहीं। करें गुड बाय आज के लिए। ओके। चलो, एंजॉय द डे।